शुरुआत काबुल में एयर स्ट्राइक की खबर से, जहां अमेरिका और तालिबान के बीच तय हुई 31 अगस्त की डेडलाइन में महज एक दिन बचा है और आखिरी फेज में बहुत तेजी से लोगों को निकाला जा रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास कई रॉकेट गिराए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी से इन रॉकेट को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद काबुल शहर में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि रॉकेट के टारगेट को लेकर अभी जानकारी नहीं है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले इस तरह के हमले काफी तेज हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहां हमले का डर जताया गया है, यानी कि लगातार वहां पर अब भी रॉकेट से हमला किया जा रहा है। दहशत का माहौल वहां पर बनाया जा रहा है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर लंबी भीड़ लगी हुई है लोगों की जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। उसमें कई विदेशी भी शामिल हैं और वो अफगान नागरिक भी शामिल हैं जो तालिबान के कब्जे से खुद को बाहर रखना चाहते हैं। और ऐसे में वहां पर रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आखिरी फेज में बहुत तेजी से अब लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है, क्योंकि तालिबान ने 31 अगस्त को डेडलाइन जारी की है और महज अब एक दिन ही बचा है। और ऐसे में तेजी से अब वहां पर लोगों को बाहर इवैक्यूएट किया जा रहा है। और न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास कई रॉकेट गिराए गए हैं और शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी से इन रॉकेट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद काबुल शहर में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरह वहां पर दहशत का माहौल है। आसपास में जितने भी इलाके हैं हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट पर लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो खासा डरे हुए हैं, क्योंकि वहां पर किस वक्त क्या हो जाए इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है और लगातार वहां पर धमाके भी हो रहे हैं। और जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, नीरज कुमार भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, आलोक बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, और पिनाक रंजन चक्रवर्ती वो भी पूर्व विदेश सचिव हैं। सबसे पहले शुरुआत जावेद आपके साथ ही, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगातार वहां पर रॉकेट से हमला किया जा रहा है, क्या लोगों में दहशत फैलाने की ये साजिश है? देखिए, जिस तरह के अफगानिस्तान में माहौल बन रहा है, खास तौर से काबुल में लगातार अभी भी वहाँ अनिश्चितता और डर का माहौल बना हुआ है। और जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि अभी भी वहाँ कुछ अमेरिकन्स हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया जाना है। तो ऐसे में जो लगातार सुरक्षा इनपुट थे, जिस तरह काबुल में हमला हुआ उसके बाद लगातार अमेरिका भी कार्रवाई कर रहा है और उसकी कोशिश है कि जो डेडलाइन यानी 31 अगस्त है उससे पहले वो अपने लोगों को निकाले। तो जिस तरह की तस्वीर कल भी हमने देखी और आज भी तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, तो अभी हालात वहाँ के बिल्कुल ठीक नहीं है। जो दहशत है उसका माहौल लगातार अभी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में बना हुआ है। और देखिए, सबसे अहम जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है, क्योंकि तालिबान जब सत्ता हथियाई थी गनी सरकार से, तब ये लगातार दावा कर रहा था तालिबान कि वो सुरक्षा देगा, हर नागरिक को सुरक्षा देगा, सबके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों में घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए सीधे तौर पर जो सवाल है वो तालिबान पर खड़े हो रहे हैं। और जो उनके विरोधी हैं, खासतौर से जो नॉर्दर्न अलायंस है, कल हमने उनके एक प्रवक्ता का इंटरव्यू किया, उन्होंने काबुल हमले के लिए सीधे तौर पर फेल्योर बताया है तालिबान को। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति अभी अफगानिस्तान में बन रही है और आगे क्या माहौल रहने वाला है। जी बिल्कुल। और आलोक बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से अब जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है अमेरिका की ओर से, क्या ये उचित वक्त है? क्योंकि वहां पर कई ऐसे नागरिक भी मौजूद हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए, जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसमें तो यही कहा गया है कि कई उसमें इनोसेंट बच्चों की भी हत्या हो गई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो आने वाले समय है उस तरीके का जो मेहम है वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो है, कल 5 रॉकेट दागे गए एयरपोर्ट की तरफ, जिसमें से कुछ अमेरिकन जो एयर डिफेंस है उसने एंगेज किए। जब आप इसको एंगेज करते हैं तो शार्पनल्स भी कई जगह गिरते हैं। और ड्रोन अटैक जो किया उन्होंने, जिस सुसाइड बॉम्बर की जो बात की गई है उसके ऊपर जो पत्रकार हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, उनका कहना है कि उसमें बच्चे मारे गए हैं, एक 2 साल की बच्ची भी थी उसमें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस पूरा जो माहौल है वो बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया है उसके बाद इस तरीके की चीजों की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वही हो रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा तालिबान और अलकायदा जो फैला रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसी तरीके की विचारधारा वाले कई गुट हैं जो इनसे सहमत नहीं है
और वो अब इस तरीके की आतंकी घटनाओं में संलग्न है। तो आने वाले समय में अफगानिस्तान के आम नागरिकों के लिए जिंदगी काफी दर्दनाक हो जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और नीरज कुमार भी यहाँ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए वहां पर दहशत का माहौल है और कई ऐसे नागरिक अभी भी वहां पर मौजूद हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर विमान के इंतजार में बैठे हुए हैं। 31 अगस्त डेडलाइन जारी कर दी गई है, तो क्या उससे पहले इन सभी को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा या कुछ शिकार हो ही जाएंगे तालिबान के कब्जे के? देखिए, तालिबान का तो कब्जा अफगानिस्तान पे है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे कहा है कि उनके करीब 300 नागरिक इस वक्त भी काबुल में मौजूद हैं जिनकी वापसी करनी है। इस बीच दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। कल एक संयुक्त बयान जारी किया गया था अमेरिका समेत 100 देशों की तरफ से कि जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी उनके नागरिक होंगे या फिर जो वैसे अफगानी जो कि उनसे जुड़े हुए थे उनके देश से बाहर जाने यानी अफगानिस्तान से बाहर जाने पे रोक नहीं होगी। तालिबान की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया। इस बीच आज अमेरिकी विदेश मंत्री कुछ देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे जिसमें ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में लोगों को निकालने की जो रणनीति है वो क्या होगी, कैसे लोगों को निकाला जाएगा। 31 अगस्त की डेडलाइन को अमेरिका ने भी हालांकि माना है कि वो उसको पूरा कर लेगा, लेकिन इस बात की उम्मीद कम लगती है कि 31 अगस्त तक तमाम देशों के, अमेरिका के अलावा जो दूसरे देशों के नागरिक हैं उनको निकाला जा सकता है। भारत के भी कुछ नागरिक अभी फंसे हुए हैं वहाँ, करीब 260 के आसपास भारतीय नागरिक भी इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान और काबुल में। तो देखना होगा कि कैसे उनको निकालने की रणनीति होती है। एक बार तालिबान का कब्जा होगा तो तालिबान भी सहूलियत प्रदान जरूर करेगा विदेशी नागरिकों को निकालने में, लेकिन समस्या आएगी जो अफगानी लोग वहां से निकलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और 31 अगस्त जो डेडलाइन है वो बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं काबुल एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने कल शाम आईएसआईएस खुरासान के आत्मघाती हमलावरों पर ड्रोन से हमला किया जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने विस्फोटकों से भरी गाड़ी पर हमला किया जिसमें बैठकर आत्मघाती हमलावर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला करने जा रहे थे। अमेरिकी सेना का दावा है कि हमले के बाद जिस तरह से कुछ और धमाके हुए उससे साबित होता है कि हमलावरों की गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे, लेकिन वक्त रहते उसे तबाह कर दिया गया। और काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इस हवाई हमले के बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। जिस जगह हमला हुआ था वहां से धुआं भी उठता हुआ दिखाई दिया। हमले के बाद कई लोग घरों की छतों पर भी भागते हुए दिखाई दिए। यानी कि काबुल में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और लगातार वहां पर हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं खासतौर पर उनके भीतर दहशत का माहौल बना हुआ है। और पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विदेश सचिव हैं। सर, जिस तरह से हालात आप भी देख रहे होंगे, लगातार जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका की ओर से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक संयुक्त बयान भी आया है। ऐसी भी खबर है कि 100 देश हैं जिन्होंने अपना संयुक्त बयान दिया है और ये कहा है कि अभी भी हम इवैक्यूएशन का अपना आगे का प्लान जारी रखेंगे क्योंकि तालिबान पर हमको भरोसा है। आखिर इस वक्त, ऐसे वक्त पर इस तरह का बयान ये क्या मायने रखते हैं? देखिए, मुझे तो संदेह है कि ये जो जो आतंकवादी कार्रवाई मतलब दिखा रहे हैं कि आईएसके करवा रही है, क्या ये मुझे लगता है कि ये कुछ जुगलबंदी है यहाँ पे, क्योंकि तालिबान चाहता है कि वो काबुल एयरपोर्ट पे पूरी कब्जा करें, पूरा उनका कब्जा हो और अमेरिकन और फॉरेन सोल्जर सब निकल जाए। इसलिए वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि नहीं हम जारी रखेंगे, इवैक्यूएशन हमारे कब्जे में आ जाए। और उधर वो दिखा भी रहे हैं कि अगर आपने हमको कब्जा नहीं दिया तो इस तरह की घटनाएं होंगी जो आईएसके कर रही है। तो क्या आईएसके इंडिपेंडेंटली ये कर रही है या कुछ साठगांठ है इनके आपस में? क्योंकि मेरे विचार में ये इतना सिंपल नहीं है कि आईएसके अचानक वो इतने मतलब पावरफुल हो गए हैं कि वो ये सब घटनाएं का अंजाम दे रहे हैं काबुल एयरपोर्ट में। तो मुझे तो संदेह है, क्योंकि तालिबान के जो वक्ता हैं वो जो भी कहते हैं उसके पीछे क्या है, तो इतना जल्दी उनको विश्वास करना भी उचित नहीं होगा।
बिल्कुल, और यहाँ पर 100 ऐसे देश हैं जिन्होंने भरोसा जताया है तालिबान पर, बाकी ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। और इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर 24 अगस्त को आईएसआईएस खुरासान ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 170 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को अमेरिका ने नांगरहार इलाके में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर हवाई हमला कर हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। एक रोज पहले भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक कर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को उड़ा दिया। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह का मंजर उस वक्त वहां पर रहा होगा जब ड्रोन के जरिए वहां पर अटैक किया गया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 26 अगस्त की पहली तस्वीर है और अमेरिका का हवाई हमला 28 अगस्त को जो उसने किया वो दूसरी तस्वीर। और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा जमा लिया है, लेकिन पंजशीर नाम के प्रांत में तालिबान नहीं घुस पाए हैं। उसकी वजह है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसे एनआरएफ के नाम से भी जाना जाता है। पंजशीर में इसी संगठन के लड़ाकों ने तालिबान को रोक रखा है। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी ने इसी संगठन के प्रवक्ता फहीम दश्ती से खास बातचीत की है। फहीम दश्ती ने पंजशीर के हालात पर, तालिबान से बातचीत और तालिबान के साथ टकराव पर जावेद मंसूरी से लंबी बातचीत की। देखिए न्यूज़ 18 की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फहीम साहब, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि अभी क्या ताज़ा हालात हैं पंजशीर के, क्योंकि आप लगातार मुकाबला कर रहे हैं तालिबान का। Thanks for having me. In fact, there was no any clash so far. Taliban did not attempted to break the war, and we are not willing to break the war. Our intention is to give a chance for negotiation, peace. We want to enter a very serious and deep and detailed negotiation with Taliban. As a result of which we are looking to ensure the future of Afghanistan as well as the future of the people of Afghanistan. We want to ensure the rights of the people of Afghanistan, rights of minorities, women's rights, freedom of, and the other values that we are fighting for it for the last 40 years. Also, we want to reach an agreement based on which a government should be established, an inclusive, representative, participatory government should be established. The government which will be legitimate in front of the eyes of Afghans as well as in front of the eyes of the international community. A government which will be trusted by the people of Afghanistan. A government which will be responsive to the needs and demands of the people of Afghanistan. A government which will be able to bring social justice, to bring equality in Afghanistan. So we are already entering a negotiation with Taliban based on this vision. But if Taliban are not accepting this, and if they want to break the war, so we are ready to fight, not fight for Panjshir, not fight to defend Panjshir, but from Panjshir for the rest of the Afghanistan. Sir, are you negotiating with Taliban as you said? हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या बातचीत हुई है, आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, या अगर हुई है तो कितने दौर की बातचीत हुई है और किन शर्तों के साथ बातचीत हो रही है? From the first days that Taliban captured Kabul, we were receiving direct and indirect messages. And after a few days, they have sent a delegation to negotiate here with the leaders of the National Resistance Front of Afghanistan. And then 3 days ago, a delegation from our side was going to a neighboring province of Panjshir. We call it Parwan province, and the negotiations happened there. And after that, another delegation of Taliban came to Panjshir. So the negotiation is going on. I cannot go to the details. This is not the time to talk about the details. But there is no conditions from our side. There is a vision that I have already explained to you. We are entered the negotiations based on that vision.
सर मेरा अगला सवाल है, आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन बातचीत के लिए तय हुआ है, तो क्या अहमद मसूद भी उस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे? No, of course not. There is other people who are part of that negotiation. There are some former officials of the government, ministers, MPs, and so on and so forth. Also, those who are member of that delegation that were representing us, the National Resistance Front of Afghanistan, they are a combination of people from different provinces. They are not only from Panjshir or not only Panjshiris. There are people, there are representatives from Parwan, from Kabisa, from Takhar, from Baghlan, from Badakhshan, from other provinces. So it's a wide-based group of delegation. सर ये सवाल है कि अगर बातचीत होती है और किसी नतीजे पर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो क्या एनआरएफ भी जो तालिबान की सरकार होने वाली है अफगानिस्तान में, क्या उसमें हिस्सेदारी होगी आपकी? If the negotiations lead to a result, then we shouldn't say that Taliban support or Taliban government. That will be an exclusive government, a government which all Afghans from different ethnic groups as well as different political backgrounds should be part of that government. Then it doesn't mean that that's a Taliban government and we are taking part on that. No, that will be an exclusive government that all the different sides, all the different ethnic groups, including Taliban, will be part of. एंड सर ये बताएं कि अभी तक क्या कोई जिस तरह की खबरें आ रही थी कि तालिबान पंजशीर की तरफ बढ़ रहा है लगातार और आप लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, तो क्या अभी कोई क्लैश आप लोगों के बीच में हुआ है? क्या इस पर कोई आप बातचीत करना चाहेंगे? क्या कोई तालिबान और रेसिस्ट फोर्स के बीच में कोई अभी तक क्लैश हुआ है? I think there are some videos spread it in the national media as well as the international media that Taliban have entered Panjshir. No, that video is fake. Taliban even did not attempt to enter Panjshir, and this is why no clashes has been happened yet. एंड सर अब जिस तरह के काबुल में हालात बने हैं, अभी हमने देखा रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा अटैक भी हुआ, टेररिस्ट अटैक, तो आप क्या मानते हैं ये किस तरह से ISIS खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है? तो क्या कहाँ चूक हुई है? तालिबान कह रहा था कि वो लगातार सुरक्षा देगा, लेकिन 200 के करीब लोग वहां पर मौत हुई है। इस पर क्या कहना है आपका? I think that will raise two big questions. First, Taliban have promised to bring security for all the people of Afghanistan, and they have failed. And there were attacks, and lots of people of Afghanistan have been killed, and lots of others have been wounded. So that shows that this is the failure of Taliban to bring security. From other hand, Taliban has promised to the United States and its allies that they will not let any terrorist groups to make any operation against the interest of US and its allies. So the question is, if Taliban cannot prevent their activities inside Kabul, around the airport of Kabul, which is one of the most secure places in Kabul, so how they can stop, how they can prevent their activities in order to attack the interest of the West, US and its allies. So these are the two big questions that Taliban or so far was not able to answer. सर जो अफगानिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह साले, वो अभी भी पंजशीर में बताए जा रहे हैं, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि वो पंजशीर में हैं? और जब आप निगोशिएशन कर रहे हैं तालिबान के साथ, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? Yes, he is in Panjshir. There are some other former officials of the government who are in Panjshir, some ministers, some deputy ministers, some MPs. So they are in Panjshir, and we have all the same stand and same position. We are working together. ओके सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के अभी काबुल में हालात बने हैं? आप और पंजशीर बिल्कुल अभी अकेला है जिस पर तालिबान कब्जा नहीं किया है, तो क्या पंजशीर प्रोविंस में
जो सप्लाई है बाकी चीज़ों की, ज़रूरी सामान की, वो क्या रूटीनली चल रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? Well, we have the experience of resistance with limited resources. In 90s, while we were resisting against Taliban, Al-Qaeda and their supporters, we were facing the same kind of circumstances. And we have experience of that, we have knowledge on that, and we are sure that we can manage it. सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आप वर्ल्ड कम्युनिटी से क्या चाहते हैं? जिस तरह के अफगानिस्तान में हालात बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या डिमांड करते हैं आप दुनिया से? So first of all, as we have chosen the peaceful way, our demand is to convince Taliban or to push Taliban to continue the negotiations and to reach a consensus through negotiation. But if that not happened, if Taliban are choosing different means, if they are choosing violent means or military means, so then our demand is from the world that they should not recognize the government of Taliban and they should put some sanctions on them. So this is something that we hope will not happen, as we are hopeful to reach some results through the negotiation. सर, एक और सवाल लगातार उठ रहा है, वो अमरुल्लाह साले भी लगातार उठाते रहे हैं कि तालिबान जो इतना मजबूत हुआ है अफगानिस्तान में कि उसने कब्जा कर लिया, उसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। आप किस तरह से देखते हैं? एनआरएफ किस तरह से पाकिस्तान की भूमिका को देखता है जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं? Well, the relations of Taliban with different countries are quite obvious, and there is no need to add something on that. महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव मनाने के मुद्दे पर उद्धव सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दही हांडी उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान किया है। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता राम कदम और शिवसेना नेता आनंद दुबे और हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत अभिषेक पहले आप ही के साथ कर लेते हैं। एक बार पूरे सिलसिलेवार ढंग से समझाइए कि आखिर घमासान फिर से क्यों मचा हुआ है दही हांडी को लेकर। देखिए, इस पूरे मामले में पिछले साल भी कोविड काल में ऐसे समय में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, सरकार ने दही हांडी कार्यक्रम बनाने से मना कर दिया था और लोगों को शालीनता बरतने की अपील की थी। इस बार भी राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि डेल्टा प्लस या दूसरे वेरिएंट के जो वायरस सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से केरला में केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर महाराष्ट्र में भी हो सकता है। और केंद्र सरकार की एक चिट्ठी का हवाला दिया है कि बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या तैयारी है आपकी दही हांडी को लेकर? देखिएगा, इस मंथना के आरंभ में मैं आपसे कह दूं कि हम कोई भीड़ करने की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी के साथ एक परंपरा है, एक संस्कृति है, हिंदुओं का एक त्यौहार है, भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव है, वह मनाया दिया जाए पारंपरिक तरीके से। भीड़ जुटाना और भीड़ जुटा करके ये जो कोरोना की महामारी है उसे फैलाना, ये हम कतई नहीं चाहते। पर महाराष्ट्र की हिंदू विरोधी उद्धव सरकार हमें इसके लिए भी अनुमति नहीं देंगी। सवाल यह उठता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए सरकारों का, पर यह कैसी सरकार है? अन्य धर्म के लोग उनके किसी त्यौहार के लिए अनुमति पूछते हैं, उद्धव सरकार रातों रात देती है। पर हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके हमें सबूरी की नसीहत दी जाती है। अन्य धर्मों को अनुमति देते समय ये इनकी सबूरी कहाँ जाती है? हम केवल और केवल इतनी ही मांग कर रहे हैं कि परंपरा के तहत भीड़ न इकट्ठा करते हुए
पूरे नियमों का पालन करते हुए हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव हमें मनाने की अनुमति दे। पर ठाकरे सरकार न सुनने को तैयार है, न ठाकरे सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना है। निर्णय नहीं लेना, यही विगत 2 वर्षों से उनका निर्णय है। दूसरी ओर देखो कैसी विडंबना है, महाराष्ट्र में सब कुछ खुल गया पर मंदिर नहीं खुले। हम मंदिरों के बाहर भी भीड़ नहीं चाहते। जिस प्रकार से रेलवे में आपने 2 वैक्सीनेशन जिसने लिए हैं उनको रेल की यात्रा में सफ़र करने की अनुमति दी, क्या वैसा नियम मंदिरों में दर्शन करते समय नहीं लग सकता? इसके पूर्व भी मंदिर खुले थे, ऑनलाइन लोग पास ले रहे थे, पास लेकर मंदिरों में जाके दर्शन कर रहे थे। भीड़ इकट्ठा करने की बात हम नहीं कह रहे। हम मान के चलते कि हजारों लोग नहीं, कुछ लोग तो दर्शन कर पाएंगे। पवित्र मास चल रहा है, पर ठाकरे सरकार ने बियर बार खोलने के लिए नियम बनाए, शराब के ठेके खोलने के लिए नियम बनाए। हम यही मांग कर रहे हैं, उन्हीं नियमों के तहत भले दिन में 100 नहीं 200 नहीं, जो भी कम से कम लोग दर्शन कर सके, तो उनके श्रद्धा को, आस्था का ये कब करेगी सम्मान ठाकरे सरकार? अब ये बुनियादी सवाल उठाने के बाद इन्होंने अपने कर्णों में कौन सी रुई डाल के रखी है, आंखों में माँ गांधारी के भांति कौन सी पट्टी बांध के रखी है कि हमारी आवाज़ उनके कर्णों तक नहीं जाती। और वही कारण है आज हम मंदिरों के बाहर शंखनाद कर रहे हैं, घंटानाद कर रहे हैं, इनकी कुंभकर्ण की निद्रा से इनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। परंपरा के तहत नियमों का पालन करते हुए, कोई भी भीड़ इकट्ठा न करते हुए भी हिंदुओं का त्यौहार मनाने की हमारी मंशा है। पर जब से विगत 2 वर्षों से सोनिया गांधी के साथ इन्होंने सत्ता साझा क्या कर दी, इन्होंने हिंदुत्व को पूरी तरह से त्याग दिया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे एक ज़माने में कहा करते थे कि जिस दिन वह दिन आएगा कि कांग्रेस के साथ जाने की बारी आएगी, वे अपने दल को स्वयं समाप्त करेंगे। ये बोल हमारे नहीं है, ये शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे जी के हैं। अब जो दल और राम कदम जी, यहाँ पर शिवसेना नेता आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी जवाब जान लेते हैं। आनंद जी, क्या लगता है सरकार क्या कुछ ढील दे सकती है इस दही हांडी के लिए? एक तरफ केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख रही है कि यदि आपके यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है, हम तीसरी लहर के बहुत ही करीब हैं, तो आप अपने अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण ज्यादा है वहां नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में सोचिए। वही बात हमारे केंद्र के मंत्री कहते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। देखिए जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप था, ये जब बोल रहे थे शिवानी जी तो मैं चुप बैठा था। राम कदम जी, एक बार आनंद दुबे जी का भी जवाब सुन लेते हैं। और महाराष्ट्र की सरकार ने रंग बदले हैं, ये शिवानी जी, इनके द्वारा पास पेशेंस नहीं है। यदि इनके पास पेशेंस नहीं है तो आप दोनों तरफ को बोलने क्यों कहती हैं? हम भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे, नहीं इकट्ठा करेंगे। राम कदम जी, एक बार आनंद जी का भी जवाब सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है? जब तक ये बीच में बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। आप अपनी बात रखिए आनंद जी। शिवानी जी, एक तरफ राज्य सरकारों को हिदायतें दी जा रही है केंद्र की तरफ से कि आप नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़िए। एक तरफ आप देखिए कि केरला में 30,000 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि कोरोना अपना रूप बदल के डेल्टा वायरस के रूप में जा रहा है और इनको आपदा में अवसर सूझता है। अरे ये जिस कृष्ण भगवान की बात करते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान ने लोगों की जान बचाने के लिए वर्षा और तूफान से गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था। उस कृष्ण भगवान के यदि आदर्शों को मानते तो आज आप ये बात नहीं कहते। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांवड़ यात्रा नहीं करने का फैसला लिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन दोनों मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यह त्योहार, यह उत्सव ज्यादा रूप में बच्चे मनाते हैं जिनकी उम्र 12 साल से 20-25 साल के वर्ष की होती है। आप देखिए कि अभी तक बच्चों का वैक्सीन नहीं आया है। यदि पूरे महाराष्ट्र में हम इस उत्सव को मनाने की आजादी देते हैं और हजारों लाखों की तादाद में भीड़ होती है और बच्चे संक्रमित होते हैं, इसकी जवाबदारी क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? नहीं लेगी। कल ही देखिए हमारे मुंबई के एक अनाथ आश्रम में
18 बच्चे, कहीं 12 बच्चे। आज अगर कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व है पहले लोगों की जान बचाना। इन्हें क्या है, ये तो चिल्लाएंगे क्योंकि इनका काम है, ये तो राजनीति करने के लिए ही जन्म लिए हैं। लेकिन शिवानी जी, सरकार में आज हम बैठे हैं, हमारी जवाबदेही है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि मेरा कुटुंब मेरी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र हमारा एक परिवार है, इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सरकार का मुखिया हूं, इनका कुछ नहीं है, ये विपक्ष में बैठे हैं। जहां बिल्कुल जहां आनंद जी, अब यहाँ पर जवाब भी ले लेते हैं राम कदम जी से। राम कदम जी, आनंद जी का यह कहना है कि आपदा में आप अवसर ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोरोना का असर नहीं पड़ेगा दही हांडी पर? मेरी बात कहाँ कट गई मुझे पता नहीं, पर मुझे आप बताएं, हमने भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं कही, हमने कोई एक के ऊपर एक पिरामिड लगाने की बात नहीं की। एक छोटा सा कोई बालक बोलो, कोई व्यक्ति बोलो, एक आदमी की ऊंचाई उतनी मटकी लगाए परंपरा के तहत और उसे फोड़े, क्या इसकी भी अनुमति नहीं देंगे आप? परंपरा के तहत हिंदू त्योहार भीड़ इकट्ठा न करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हिंदू भाई मनाता है, तो शिवसेना को इस पर आपत्ति क्या है? और यहाँ पर शिवसेना के नेता कह रहे हमारा कुटुंब हमारी जिम्मेदारी। ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सब पर थोप दिया, आप मरो, आपका काम देखो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग तड़प तड़प करके 2 वर्षों से कोरोना के कारण लोगों की मौत हुई, ना सरकार इनके बंगले के बाहर गई, ना सरकार घर के बाहर निकली। सरकार ने केवल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने फेसबुक लाइव पर कहा गर्म पानी पियो, खिड़की लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। इसके अलावा 1 रुपए की पैसी, महज 1 रुपया किसी को नहीं दिया, केवल और केवल नसीहत। अभी हम क्या मांग कर रहे हैं? राम कदम जी, एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है, मनाने की अनुमति मिले। राम कदम जी, एक सवाल मेरा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से राज्य सरकार ने एक लेटर का हवाला दिया है, वो लेटर को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दही हंडी और उसके साथ साथ और दूसरे त्योहारों को लेकर के 2-3 सामने जो गणेशोत्सव है उनको लेकर के ये कहा है कि इसमें भीड़ इकट्ठा हो सकती है और कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं। क्या उस पत्र से आप इत्तेफाक रखते हैं? और राज्य सरकार द्वारा ये पत्र सार्वजनिक किया जाना क्या कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है बीजेपी को? मुझे बात बताइए अभिषेक जी, इस मंथना में मैं आरंभ से यही बात कह रहा हूं कि हम भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहे। भीड़ इकट्ठा करने के हम विरोध में हैं। हम कह रहे हैं परंपरा के तहत भगवान कृष्ण का जन्म भीड़ इकट्ठा न करते हुए भी मनाया जा सकता है, ये पहली बात। और मंदिरों में भी भीड़ इकट्ठा करके दर्शन करने की बात नहीं कह रहे। जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं, कुछ और नियम बनाए जाए, हजारों लोगों की जगह पे 200-500 लोग का भी अगर दर्शन होता है नियमों के तहत, तो ठाकरे सरकार को आपत्ति क्या है? ये 2 बुनियादी मूल सवाल है। अब ठाकरे सरकार को सियासत करना और केंद्र की ओर उंगली दिखाना और लोगों के मन में भ्रम फैलाना इनकी फितरत है। इनको कोई निर्णय ही लेना नहीं है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान एक नया खेल शुरू हुआ महाराष्ट्र में। उस खेल का नाम है आपसे एक सवाल है आनंद दुबे जी, आपसे एक सवाल है आनंद दुबे जी, आपसे एक सवाल है कि अगर पूरे देश के मैक्सिमम जगहों पर मंदिर खुल गए हैं तो राज्य सरकार को मंदिर से क्यों, अगर मॉल खुल सकते हैं वहां पर कोरोना नहीं जाएगा, मंदिर में कोरोना क्यों जाएगा? और दूसरा वही सवाल कि जो केंद्र सरकार का पत्र सार्वजनिक किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, क्या जानबूझ के शिवसेना बीजेपी को काउंटर करना चाहती है, लोगों के बीच में बताना चाहती है कि बीजेपी की सरकार एक तरफ बंद करने का आह्वान कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग जानबूझ के अपने ही सरकार का हवाला देते हुए और इस तरीके से दूसरी तरफ मंदिर खोलने या दूसरे इवेंट करने की तैयारी कर रहे हैं? अभिषेक जी, पहले मैं राम कदम जी के प्रश्न का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार 1.5-2 वर्षों में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने राज्य की जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो राम कदम जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उद्धव साहब के काम की तारीफ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और WHO
उद्धव साहब के काम की तारीफ कर चुके हैं। तो आपको पहले यह तय करना होगा कि मोदी जी सच बोल रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय अभिषेक पांडे जी ने जो सवाल पूछा कि राज्य सरकारों में मंदिर नहीं खोले गए और हमने पत्र सार्वजनिक किया। अभिषेक जी, कल ही मैं सुन रहा था इस्कॉन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण का मंदिर है, उन्होंने यह तय किया है कि इस बार की जन्माष्टमी का जो पूजन और दृश्य है हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना अभी भारत से गया नहीं है। कोरोना एक महामारी का रूप, बल्कि वेरियस बदल बदल के अपने रूप बदलता है। बिल्कुल, तो वहां पर क्लियर हो गया। आनंद जी, राम कदम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े और घमासान लगातार जारी है अभी भी दही हांडी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच में। और अब बड़ी खुशखबरी, मनी कंट्रोल प्रो के ताजा ऑफर के साथ आप प्रो को 365 रुपए प्रति साल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव